Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first chapter of your history, The Rise of Nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का सेक्शन 1 करेंगे। टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार। इस सेक्शन में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। आप देखेंगे कि पुराने जमाने में जो है किंगडम का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, डायनेस्टीज हुआ करती थी, अंपायर हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था। जो राजा जितना ताकतवर होता था वो उतने बड़े एरिया को जीतकर वहां पर रूल किया करता था। देश का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। जैसे आज जो देश है आप देखेंगे कि जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, जापान है। देश का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था, किंगडम्स हुआ करते थे। तो इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेक्शन में कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म came with the French Revolution in 1789। कहता है कि जो नेशनलिज्म की जो क्लियर तस्वीर जो है, मतलब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वह सबसे पहले 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, जो फ्रांस में इनकलाब हुआ था, वहां से आता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वह कहां से आता है। तो 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वहां से आता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है जब आप अपने देश से, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो वह नेशनलिज्म कहलाता है। तो आप देखेंगे कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आता है, तो ऑब्वियसली नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आएगा। इसी चीज को यहाँ पे समझा रहा है। मतलब 1789 से पहले आप देखेंगे कि आजकल का जिस तरह से नेशन स्टेट है उस तरह का नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। कहता है कि जैसा कि आपको याद हो, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी था, जब 1789 में फ्रांस में जब क्रांति हुई थी, फ्रांस में जब इनकलाब आया था, तो आप देखेंगे फ्रांस जो है वह एक एब्सोल्यूट मोनार्क था। मैंने बताया था कि दो तरह के मोनार्क होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्क जिसमें राजा के पास तमाम पावर होता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मतलब जहां पर राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1789 में फ्रांस जो है वह एक एब्सोल्यूट मोनार्क था जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, जब फ्रांस में इनकलाब आया था। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। कहता है क्या कि जब फ्रांस में जब क्रांति हुई तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए। आप देखेंगे कि जो है फ्रांस जो है वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। राजा को मजबूर होना पड़ा कि वह फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत करे, सिग्नेचर करे। और आप देखेंगे फ्रांस जो है वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि राजा के हाथ से तमाम पावर को छीनकर पार्लियामेंट को दे दिया गया, मतलब जो वहां की जो नेशनल असेंबली जो थी उसको दे दिया गया। और ये कहा गया कि देश जो है वह राजाओं से नहीं बनता है, देश वहां के लोगों से बनता है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि देश जो है वह जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता है, देश जो है वहां के लोग होते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमको ये सीखने को मिलता है। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। यानी कहने का मतलब देश जो है वो वहां के लोग होते हैं, देश सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता है।
और लोग ही जो है वो किसी भी देश को बनाते हैं। जिस तरह से भारत जो है वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि वहां के लोग भारत हैं। उसी तरह से ये कहा गया कि फ्रांस सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि वहां के लोग जो है वो फ्रांस हैं, और जो है वही लोग जो है वो फ्रांस की तकदीर को संवारेंगे। फ्रॉम द बिगनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज introduced various measures and practices that would create a sense of collective identity amongst the French people। कहता है कि स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे कि जो फ्रांस के जो क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए ताकि फ्रांस के लोगों के अंदर जो है वह एक कॉलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट किया जा सके, एक सामूहिक पहचान को क्रिएट किया जा सके। यानी कहने का मतलब तमाम लोग जो है वह उनके अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी हो जो कि कॉमन हो, तमाम लोगों में एक कॉमन चीज हो। जैसे हम जो इंडियंस जो हैं, आप देखिएगा कि हमारे अंदर कॉमन क्या है कि हम भारतीय हैं, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भाषा को बोलते हो, लेकिन हमारे अंदर कॉमन चीज कौन सी है? कॉमन ये है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, तब जो है वो किसी धर्म को मानने वाले हैं या किसी भाषा को बोलने वाले हैं। कहता है तो इस कॉलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए स्टार्टिंग से ही फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बहुत सारे कदम उठाए, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। क्या क्या कदम उठाए? द आइडियाज ऑफ ला पैट्रे, द फादरलैंड एंड ली सिटोयन एम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying equal rights under a constitution। आप देखेंगे कि ला पैट्रे का कॉन्सेप्ट आया, मतलब कहा गया, फ्रांस के लोगों से कहा गया कि ये फ्रांस जो है ये फ्रांस जो है ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, हम तमाम लोगों की पूर्वजों की जमीन है, और जो है हम जो है यहाँ के नागरिक हैं। मतलब ये फ्रांस जो है इसके सरहद के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वह यहाँ के नागरिक हैं। तो फादरलैंड और ली सिटोइन का कॉन्सेप्ट जो है, जो हम लोग नागरिक कहते हैं, नागरिक का कॉन्सेप्ट जो है वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आता है। और इसमें एक चीज और शामिल था, वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में जो संविधान होगा, जो आईन होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके नजर में तमाम लोग बराबर होंगे। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर, वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। कहता है कि आप देखेंगे कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने जो है कॉलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए, सामूहिक पहचान को क्रिएट करने के लिए क्या किया? पहला तो ला पैट्रे का कॉन्सेप्ट दिया, फादरलैंड का, कहा कि ये जमीन जो है वह हम तमाम लोगों के पूर्वजों की जमीन है, अब आबू अजदाद की जमीन है। और फिर जो है सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया कि ये जो है फ्रांस के सरहद के अंदर, सीमा के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वह फ्रांस के नागरिक होंगे। और फिर ये कहा गया कि इस सीमा के अंदर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के निगाह में तमाम लोग बराबर होंगे। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। यहाँ पर कह रहा है कि जो देखिएगा, जैसे फ्रांस में जब क्रांति हुई थी 1789 में, तो वहां पर बॉर्बन डायनेस्टी रूल किया करती थी। तो आप देखेंगे कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बॉर्बन डायनेस्टी के झंडे को रिप्लेस कर दिया, मतलब बॉर्बन डायनेस्टी के झंडे को हटा दिया और एक 3 रंग का झंडा जो है वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। कहता है कि आप देखेंगे कि जो स्टेट जनरल जो था, आप कह सकते हैं कि जहां पर तीनों स्टेट्स के जो मेंबर होते थे, स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3 के मेंबर्स जो है वह बैठते थे और बातचीत होता था, पॉलिसी वगैरह डिसाइड होता था। वह जो स्टेट्स जनरल जो था, अब उसका नाम जो है वह चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया, और ये कहा गया कि उसके मेंबर्स जो हैं अब इलेक्टेड होंगे, मतलब उसके मेंबर्स जो हैं वह अब लोग चुनेंगे, मतलब एमपीज का कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आप देखेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आता है। मतलब स्टेट्स जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया, और ये कहा गया कि ये जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स जो होंगे वह चुने हुए होंगे, मतलब जनता उनको चुनेगी। हालांकि
तमाम लोगों के पास उस समय वोटिंग राइट नहीं था। जो टैक्स पेयर्स थे सिर्फ उन्हीं के पास वोटिंग राइट था। न्यू हीम्स वर कंपोज्ड, कहता है क्या, नए हीम्स कंपोज किए गए, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग वगैरह कंपोज किया गया। ओथ्स टेकन, जैसे आप देखिएगा कोई जब मंत्री बनता है या जब कोई प्रधानमंत्री बनता है, जब कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, तो देखिएगा वो शपथ खाता है कि मैं भारत के संविधान की शपथ खाता हूँ। उसी तरह से आप देखिएगा कि ये शपथ लेने का कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट किया गया। एंड मटायर्स कॉमेमोरेटेड, कॉमेमोरेटेड का मतलब होता है याद करना, मटायर्स का मतलब होता है शहीद, शहीदों को याद करने का सिलसिला जो है वह स्टार्ट हुआ। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, और ये तमाम चीज बच्चों किस नाम से हो रहा था, तो देश के नाम पर हो रहा था। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स। कहता है कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, मतलब एक जगह से पूरे देश को चलाया जाए। तो आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट आया। यूनिफॉर्म लॉज का मतलब होता है, जैसे आप यूनिफॉर्म मोशन पढ़े होंगे फिजिक्स में, उसी तरह से यूनिफॉर्म लॉज होता है। लॉ का मतलब कानून होता है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा होता है। एक तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद जो है यूनिफॉर्म लॉज, मतलब तमाम लोग जो हैं उनके लिए एक जैसा कानून हो, ये भी कॉन्सेप्ट आया। जो है आप देखेंगे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। कहता है कि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो था, मतलब देश के ही अंदर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो आपको टैक्स देना होता था, उस कस्टम ड्यूटीज को जो है, ड्यूज को जो है वो खत्म कर दिया गया। आप देखिएगा कि वहां पर जो है पुराने जमाने में वेट्स और मेजर्स का यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो हो सकता है कहीं पर 1 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर हो, मतलब सेम नहीं था, उसको सेम किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। कहता है कि जो क्षेत्रीय बोलियां जो थी, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एरियाज में जो लोग लैंग्वेज बोलते थे, उसको जो है वो डिस्करेज किया गया। मतलब कहा गया कि देखिए आप इन बोलियों को नहीं बोलिए, आप जो है फ्रेंच बोलिए, जो कि पेरिस में बोला जाता है। एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। कहता है क्या जो फ्रेंच जबान जो है वह फ्रांस का जो है उसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nations. यहाँ पर कहता है जो क्रांतिकारी जो थे, रिवोल्यूशनरीज का मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी। जो क्रांतिकारी जो थे उन्होंने इस चीज का ऐलान किया, इस चीज की घोषणा की कि उनका ये मिशन है, उनका ये लक्ष्य है, उनका ये एम है कि वह फ्रांस की तरह यूरोप के जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं, उनको भी वह निराशा के दौर से, जो लॉलेसनेस है, जो अनार्की है, उसके दौर से वह निकालेंगे और यूरोप के दूसरे लोगों की मदद करेंगे नेशन स्टेट बनने में। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आपका लेसन बहुत बड़ा लेसन है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। हिस्ट्री थोड़ा सा टफ होता है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप पेंसिल और बुक वगैरह लेकर बैठें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, तब समझ में आएगा। एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, आपको समझ में आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। दैट्स ऑल। थैंक यू।